Good morning, everyone. So, today we are going to start the next topic. That is again a very important topic, and these uh, नोट्स आई हैव टेकन फ्रॉम बुक. तो इसमें आपको कुछ थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा. जहाँ जहाँ जो भी स्किप करना है दैट आई टेल. ओके, वो मैं बता दूँगी कि आपको कितना क्या स्किप करना है. तो थोड़ा सा इसको लेने का रीज़न ये भी है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और ये लगभग चैप्टर का लास्ट है. एंड इसका जो टॉपिक का नेम है दैट इज़ मेयर्स फार्मूला और मेयर्स रिलेशन. तो इससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं सीपी और सीवी का रिलेशन, तो दैट इज़ सीपी इज़ ग्रेटर देन सीवी. और जब सीपी सीवी से ग्रेटर होता है उसका रीज़न क्या है, रीज़न ऑल्सो इट इज़ क्लियर टू यू. और रीज़न याद रखिएगा उसका हमेशा कि सीपी जो है उसको 2 वर्क करने पड़ते हैं. उसको एक तो इंक्रीज़ करना है इंटरनल एनर्जी, और उसके लिए आपको हमेशा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका बहुत अदर डेरिवेशंस में यूज़ है. तो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. इस फॉर्मूले को आप याद रखिए. तो इस फॉर्मूले से ही पता चलता है कि जो हीट सप्लाई टू द सिस्टम है उसको 2 काम करने पड़ते हैं. इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ानी है और वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है. और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट होती है सीवी, उसको सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करनी होती है. तो दैट्स वाई सीपी इज़ ग्रेटर देन सीवी. तो जब सीपी सीवी से ग्रेटर होती है तो दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना होगा. तो क्योंकि सीपी की वैल्यू बड़ी है तो वी हैव टू राइट सीपी माइनस सीवी. और डिफरेंस दोनों का किसके इक्वल होता है, तो दैट डिफरेंस इज इक्वल टू the one constant that is represented by R, and that is known as gas constant. जो आपने पीछे गैस रिलेशन गैस इक्वेशन भी आई थी, PV इज इक्वल टू NRT, और 1 मोल के लिए लिखते हैं तो PV इज इक्वल टू RT. तो वही गैस कांस्टेंट का यहाँ यूज़ हुआ है. तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV यानी कि CP माइनस CV इज़ इक्वल टू R. ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है. और इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ भी यहाँ पर नेक्स्ट आगे जो डेरिवेशन है उनमें काम आएगी कि दोनों का जो रेशियो होता है वो रेशियो रिप्रेजेंट होता है गामा से. गामा इज़ अगेन अ कांस्टेंट हियर. तो गामा जो है वो हमेशा दैट इज़ इक्वल टू CP अपॉन CV. तो इन दोनों का जो रेशियो होता है CP CV का दैट इज़ गामा. और CP और CV का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ इक्वल टू गैस कांस्टेंट. ओके, तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट रिलेशन या मेयर्स फार्मूला जिस भी हेडिंग से आता है आपको क्या ड्राइव करना है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R. अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है दैट वुड बी लाइक दिस: अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस. तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है मीन्स क्वेश्चन में कहीं भी मेयर्स फार्मूला वर्ड ही नहीं आया, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों हीट्स के बीच में जो रिलेशन है वही कहलाता है मेयर्स फार्मूला. तो अगर इस तरह से है देन अगेन वी हैव टू ड्राइव CP माइनस CV इज इक्वल टू R. तो ये हमने आंसर यहाँ से स्टार्ट किया है. अब आपको लिखना है सबसे पहले थोड़ा सा हिंट, या फिर डायरेक्ट वैसे आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कभी कभी मार्क्स के डिडक्शन को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है कि मार्क्स अगर कहीं पर कट हो सकते हैं तो वो कभी कभी कुछ एग्जामिनर्स को लगता है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज नहीं लिखी है, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जैसे इसमें ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लेन कर दें देन इट वुड बी गुड. तो लेट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस and it's when it is heated then the temperature difference is delta T. According to first law of thermodynamics the heat supplied is delta Q and it is used partly to increase the internal energy and partly in doing the work. फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिलेशन डेल्टा क्यू से. डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. अब उसके बाद में हमने क्या किया है, आपको पता है स्पेसिफिक हीट की बहुत सारी कंडीशंस थी. तो हमने लिखा है कि इफ़ द हीट डेल्टा क्यू इज़ एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो अब हम कौन सी स्पेसिफिक हीट के लिए लिख रहे हैं,
जिसमें वॉल्यूम को हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो यानी कि हम इस हीट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो ये बन जाती है आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा इसमें, ज़ीरो, क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी ज़ीरो। तो आपने इस रिलेशन को इस रिलेशन में कन्वर्ट किया। और कैसे कन्वर्ट किया, फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू अपॉन मोलर की बात करें तो 1 मोल हो जाता है, यहाँ n में लिखेंगे और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम लगा देते हैं तो दिस विल बी सी वी। यहाँ से बनता है सी वी का रिलेशन। तो सी वी के रिलेशन में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये टर्म आता है। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू हमें कहाँ से लगानी थी, इस वाले फॉर्मूले से। यानी कि आपको डेल्टा क्यू की जगह लिखना था डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसमें भी 2 टर्म्स आने थे, लेकिन 2 टर्म्स की जगह डेल्टा वी वाला टर्म ज़ीरो हो गया, तो क्या बचा, ओनली डेल्टा यू। तो जब आपने डेल्टा क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट की तो आपके पास बचा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, फिर हम इसको डायरेक्ट इस रिलेशन को, क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाता है आपका हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सीवी के रिलेशन को आप नंबर लिखकर और छोड़ सकते हैं। इक्वेशन 1 उसको लिख दीजिएगा, क्योंकि आगे हमें इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्योंकि हमें CP भी फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमने क्या फाइंड किया, CP। तो अब आपको पता है CP फाइंड करने के लिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि फिर से 1 मोल है तो फिर n तो आना नहीं है इसमें। लेकिन अब की बार जब हम डेल्टा क्यू की वैल्यू सबसे पहली वाली इक्वेशन से डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी से पुट करेंगे, तो अब की बार वॉल्यूम तो ज़ीरो नहीं होना है, तो दोनों टर्म्स आने हैं यहाँ पर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर को अलग ब्रैकेट में लिखा है, प्लस पी ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर है, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दूसरा टर्म आ गया दूसरी ब्रैकेट में। अब हमने क्या किया है, अब इनको जब हमने सॉल्व करके लिखा है तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो उसमें प्रेशर का सब्सक्रिप्शन लगाना ज़रूरी नहीं है। ये दूसरा वाला टर्म ये एज इट इज़ आया है। अब इसको भी आपको कुछ नहीं लिखना है, ये कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आप CP माइनस CV पे आइए। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 2 माइनस 1। तो आपने 2 माइनस 1 किया, CP माइनस CV, तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा यू अपॉन टी और डेल्टा यू अपॉन टी दोनों से क्या हो जाना है, कैंसिल। तो वो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, जो इसका नेक्स्ट वाला टर्म था, यानी कि ये। तो आपके पास बचता है P इनसाइड द ब्रैकेट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अब आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड में तो हम रिलेशन के लगभग क्लोज पहुंच गए, CP माइनस CV। राइट साइड में क्या आना चाहिए, R। तो हम राइट साइड को R के इक्वल कैसे बनाएंगे, तो हमने स्टार्ट किया गैस इक्वेशन से। तो वी नो गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। अब आपने क्या किया है, इस रिलेशन में इस रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि डिवाइड किया है डेल्टा टी से। तो यहाँ पर लिखा है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर इसी रिलेशन में हम अपॉन में टेम्परेचर लेकर आएँ तो डिफ्रेंशिएट किया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और कांस्टेंट प्रेशर लिया गया है। तो जब हम ये कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं ऊपर वाले रिलेशन में, तो डिफ्रेंसिएशन के लिए डेल्टा ले लिया है यहाँ पर, डेल्टा PV अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा RT अपॉन डेल्टा टी। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ P आउटसाइड ले लिया है क्योंकि वो कांस्टेंट है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ जो डेल्टा टी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आया है उसको रिमूव कर दिया है। तो अब हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बचकर आता है वो आ रहा है P डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R। तो अब आपने देखा कि ये जो था इसके प्लेस पर R हमने प्रूफ कर दिया है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव रिलेशन, तो एक काम करिएगा, इसको जो है इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिएगा और फिर लास्ट में लिख देंगे कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो दिस इज
नोन एज मेयर्स फॉर्मूला। तो ये आपका रिलेशन प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, 11th क्लास में है। और थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है उससे जो टॉपिक्स रिपीटेड हैं उनमें 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा जो ये स्टार्ट होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, तो यहीं तक आपका लास्ट है, क्योंकि पहले आपका जो है हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इन सब की वर्किंग 5 मार्क्स में आती थी। लेकिन अगर आप वो रिमूव हो गए हैं टॉपिक्स, तो इसका मतलब आपका जो 5 मार्क्स वाला पार्ट है वो यहीं से बनेगा। थर्मोडायनामिकल जो प्रोसेसेस हैं, और उनमें भी आपके सिर्फ 2 प्रोसेस सिलेबस में हैं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तो इन दोनों के जो वर्क का एक्सपेंशन है उन्हीं से रिलेशंस बनेंगे, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्योंकि हीट इंजन, कॉर्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, पहले इनसे आते थे बड़े क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस से। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है? तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जिसमें थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जो होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें चेंज को शो किया जाता है। टाइम के साथ अगर ये चेंज हो रहे हैं तो वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहलाता है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जैसे जैसे ये वेरी करते हैं, इनमें से क्या कांस्टेंट होता है कि इन दो के बीच में हम रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो दैट इज़ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ओके, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? तो ये 4 प्रोसेस हैं टोटल, और जिनमें से 2 का जो एक्सपेंशन है, डेरिवेशन है, वो है आपके सिलेबस में। तो देयर आर 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, और इनको आप एक्सप्लेन भी कर देंगे, यहाँ डेफिनेशन लिख देंगे। आइसोथर्मल, सबसे पहले आइसोथर्मल। तो आइसो वर्ड जिसके साथ में लगा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमें एक क्वांटिटी इनमें से कांस्टेंट लेनी पड़ेगी। तो आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो इट इज़ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच अकर्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। इट इज़ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। थर्ड है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच अकर्स एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। और लास्ट है आपका एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक के बारे में तो आपने पढ़ा है, जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक वॉल्स आपने पढ़ी हैं, उनमें आइसोलेशन होता है सराउंडिंग के साथ में। सिस्टम सराउंडिंग से पूरी तरह आइसोलेटेड है, उसमें हीट का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो ये प्रोसेस आपका एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो जिसमें से आपको आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में वर्क डन फाइंड करने होंगे, गैस कितना वर्क करती है, उनके रिलेशन ड्राइव करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल से। तो लेट्स सी द क्वेश्चन ऑल्सो, व्हाट इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस। यही क्वेश्चन है आपका जो बड़े वेटेज में आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ से आप डिफाइन करेंगे सबसे पहले, फिर गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा नेचर से कि कहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस टू टेक प्लेस, किन कंडीशंस के अंडर होता है। और राइट द इक्वेशन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसका एक लास्ट में रिलेशन आएगा, एक फॉर्मूला आएगा, वो आपको लिखना होगा और उसको उसी को आगे ड्राइव भी करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अभी पीछे किया था वैसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस की वही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस। अब इसमें थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है कि कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। तो रिलेशन किस में ड्राइव करना है? प्रेशर और वॉल्यूम में, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आप देखिएगा कि सबसे पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो आपको पता है कि अगर वर्क किया जा रहा है, वर्क करने का मतलब यहाँ पर जो पिस्टन है उसका रोल है। पिस्टन को हम डाउनवर्ड्स पुश करते हैं या पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, जो भी हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस है, वर्क डन बाय द गैस है, उसके लिए वॉल्स, क्योंकि टेम्परेचर तो ऑब्वियसली या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब हीट मिल रही है सिस्टम को, और अगर टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ हो रहा है यानी कि गैस एक्सपेंड हो रही है, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं करना है आपको, क्योंकि प्रोसेस का नाम ही आइसोथर्मल है। तो उसके लिए एक काम हम ये करेंगे कि जो वॉल्स होती हैं इसमें कंडक्टिंग वॉल्स हैं, क्योंकि टेम्परेचर को बैलेंस कौन करेगा? सराउंडिंग्स। जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर फॉल होगा सिस्टम का, तो बाहर से सराउंडिंग से हीट आकर इसको बैलेंस कर लेगी, और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा हीट है वो सारी सराउंडिंग को
ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें लिखा है ना व्हाट इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद में गिव एन एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेस दिखाया गया है। तो ऐसे आपको एक डायग्राम बनाना है और फिर उसमें लिखना है कि लेट एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर प्रोवाइडेड विद अ पिस्टन and it has conducting walls. If the gas is slowly compressed, the heat produced due to the work done on the gas. तो आप चाहें लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दें तो आपको पता है कि जैसे ही पिस्टन को स्लोली नीचे किया है, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है कि दिस हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग्स through conducting walls so that the temperature of the gas remains constant. हाफ प्रोसेस बता दिया आपने, अगर इंक्रीज़ होगी हीट, अगर प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो कैसे करके हीट बाहर जाती है। अब दूसरा प्रोसेस, सिमिलरली व्हेन द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली इट्स टेम्परेचर टेंड्स टू फॉल बट सम हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज transferred inside due to conducting walls so that the temperature of the gas remains constant. तो इस तरह से आप पूरी लैंग्वेज को अपने वर्ड्स में, कॉपी ना करें तो बेटर है, बुक की लैंग्वेज को कॉपी ना करें, अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। ये हो गया एग्जाम्पल। अब आती हैं एसेंशियल कंडीशंस और इक्वेशन। तो एसेंशियल कंडीशंस देख लीजिए एक बार इसकी। एसेंशियल कंडीशंस में क्या करना है, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो अभी जो आपको बताया है कि तभी होगा आइसोथर्मल प्रोसेस जब वॉल्स कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग। वो वॉल्स ही तो अलाउ करती हैं हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए, तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग या फिर डायथर्मिक टू अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोसेस जो है वो स्लो होना चाहिए। अगर प्रोसेस फास्ट होगा तो एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और सिस्टम को उतनी जल्दी ट्रांसफ़र हो नहीं सकता क्योंकि वो वॉल्स के थ्रू होना है। तो उस प्रोसेस कैसा होना चाहिए कंप्रेशन और एक्सपेंशन का, इट शुड बी वेरी स्लो सो एज टू प्रोवाइड सफिशेंट टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट। अब आती है इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यहाँ वर्क करती है, तो यहाँ वही गैस इक्वेशन 1 मोल वाली ले ली है, लेकिन जब इसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और बाकी दो टर्म्स ऑलरेडी कांस्टेंट है, 1 मोल के लिए ले रहे हैं और आर गैस कांस्टेंट है, तो रिलेशन ये वाला बन जाता है। गैस इक्वेशन की से किस में कन्वर्ट हो गया, बॉयल्स लॉ में। ये बॉयल्स लॉ है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बॉयल्स लॉ को ओबे करता है जो रिलेशन है आपका इसका आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो यहाँ तक हमने ड्राइव कर लिया। वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ तक आपको लैंग्वेज चेंज करके और अच्छी लैंग्वेज में लिखना है। थैंक यू।